जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों। जिस भी विद्यार्थी का पेपर 16, 17 और 18 फरवरी को है उनके लिए रामबाण क्लास है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में आ रहे। मेरे भाई जो भी ये क्लास पूरी अटेंड करके जाएगा उसको एग्जाम में छपे हुए क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को जरूर अटेंड करें। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोष्ठीय पौधों में कैम्बियन की सक्रियता को बढ़ाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीन, फ्लोरिजन, जिब्रेलिन या साइटोकिनिन? क्या आंसर होने वाला है इसका? तो इसका सही आंसर आएगा ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन निम्न में से किस ऊतक के कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई। आज की क्लास मेरे भाई जिसने भी अटेंड कर ली उसको दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि पैटर्न ऐसे ही आ रहा है और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा आपको और आप करके भी आओगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कोलन कायमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि गिफ्ट को 8264 लिखा जाता है, फियर को 3527 के रूप में लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में एफ के लिए कोड क्या होगा? ये मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इजी भी है, आप इजीली क्रैक कर लोगे। अगर आप देखोगे इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कॉमन 2 है, यहां पर भी कॉमन 2 है, तो यहाँ पे एफ के लिए कोड 2 रहा होगा। बाकी इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? बताएंगे आप लोग। राजा ठाकुर ने, नारायण गुरु ने, गुरु घासीदास ने या केशव चंद्र सेन? सही जवाब आएगा गुरु घासीदास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने आप में शानदार क्वेश्चन है भाई। बताएंगे, यदि 200 रुपए पर एक वर्ष का साधारण ब्याज 16 रुपए है तो वार्षिक प्रतिशत की दर कितना होगा? आपको दर पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। आपका लेवल इजी टू मॉडरेट है, आप इजीली क्रैक कर लोगे दोस्तों। ठीक है, देखो आपको ये वाला कंसेप्ट तो पता ही है, आपको ये कंसेप्ट तो पता ही है कि गुरु साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। ये कंसेप्ट तो सभी ने सीख रखा है दोस्तों। ठीक है, अब आपको ब्याज को ब्याज रख दो, ब्याज दे रखा है 16 रुपए और आपको मूलधन दे रखा है 200 रुपए। आपको दर निकालनी है, लेकिन उसने समय कितना दे रखा है? 1 साल का, और आपको 100 का फॉर्मूले का लगा लेना है दोस्तों। ठीक है, आप कहोगे गुरु 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 2 की टेबल से 8 बार, तो अब आप ये कहोगे 8% इसकी दर आ चुकी है दोस्तों। क्या आ चुकी है? 8% दोस्तों। ठीक है, 8% दर आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है और गलती नहीं करनी है। एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ PYQ, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन जब ये आया था 60% गलत किया था स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को। क्या आप इसको सही कर पाओगे? चलिए देखते हैं आप कितना इसको सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज ईमानदारी से मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम करेंगे। पूरा वीडियो अटेंड करोगे दोस्तों तभी सिलेक्शन की ओर बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों का अगर पेपर 16, 17, 18 तारीख में है तो इस क्लास को जरूर अटेंड करें। देखेंगे, अगर आप देखो ये आपने घात घातांक पढ़ा है, आधार समान होते हैं और यहाँ पर जब आधार समान, यहाँ पे 1 मान लो। ठीक है, आधार समान होती हैं तो और कंडीशन भाग की होती तो घातें आपस में घट जाती, तो 11 की घात 3 थी और एक घटा दोगे तो यहाँ पे 11 की घात 2 बचेगा। क्या बचेगा? 11 की घात 2। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 7 28 यानी 280 यहाँ आ जाएगा, -2 गुणा, अब आपको ऊपर क्या दिख रही? 11 गुणा 2, 11 गुणा 11 कर लो तो भी 11 की घात 2 का मतलब भी यही होगा, और 11 गुणा 11 करोगे तो भी यही रहेगा आंसर। ठीक है, और नीचे डिवाइड में 22 आपको लिख लेना है और यहाँ पर +30 लिख लेना है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब 2 की टेबल से इसको काटोगे 11 बार जाएगा। कितनी बार? 11 बार, और 11 को आप 11 से उड़ा दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? 280 में आपको क्या करना है? 30 प्लस कर लेना। कितना आ जाएगा? 280 में 30 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? यहाँ पर देख लो 310 आ जाएगा। कितना आएगा? 310, और 310 में से आपको क्या करना है? -11 कर लेना, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका लगा हुआ? माइनस का। अब आप देखो 310 है ना, 8 11 8 9 10 11, हाँ 310। ठीक है, अब आप देखोगे, देखो इकाई अंक क्या आ रहा है? इकाई अंक 9 आ रहा है, और इकाई अंक 9 इसी वाले ऑप्शन में। ठीक है, हाँ यही आ रहा है ना। हाँ, इकाई अंक दोस्तों इसी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन लग रहा है। क्या आपका भी यही आंसर आया? ठीक है दोस्तों, क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? ये आंसर जितने भी का आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताइएगा, और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है मेरे भाई, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और एक छोटी सी विनती और है मेरे भाई, आप ही के लिए मेहनत करो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे और सभी स्टूडेंट तक शेयर करेंगे जिनका भी पेपर 16, 17, 18 को है दोस्तों। और ये क्लास आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर भी है तो ये क्लास आप उसके लिए भी अटेंड कर सकते हैं, आरआरबी जेई के लिए भी। ठीक है,
वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा का रंग, धारा की दिशा, संवाहक का आकार या पदार्थ, संवाहक का पदार्थ। सही आंसर आएगा संवाहक का आकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवहक चैनल बनाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। मैंने कहा दोस्तों आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पूरा पेपर फंसेगा दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों, केवल वाहिका, वाहिका और वाहिनिका, वाहिका और जाइलम रेशे, वाहिनिका और जाइलम रेशे। सभी विद्यार्थी बताएं, सही आंसर आएगा वाहिका और वाहिनिका। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताएंगे, दी गई श्रृंखला में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। लगाइए लॉजिक। एन आता 14 पर और क्यू आता 17 पर। 14 से 17 यानी +3, 17 से 20 यानी +3, 20 से 23 यानी +3, 23 से 3 26 और 26 पे क्या आता है? जेड आता है। जेड वाला ऑप्शन आएगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। 9 आता है 9 और 12, 9 और 12, 9 10 11 +3, 12 3 15 +3 और यहाँ पर ई कैसे आ गया भाई? और 9 10 11 12 और 12 3 15 15 18 18 पे आर होगा, यहाँ पे आर होगा दोस्तों। 18 में 3 जोड़ोगे 21, ठीक है, आर होगा यहाँ पे। आप करेक्शन कर लेंगे, आर होगा। 18 3 21 और 21 पे क्या आता है? यू आता है। जेड यू से आंसर स्टार्ट होगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको आर कर लेना है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने शिक्षक को दिया जाएगा? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 35, 40, 45 या 50? सही जवाब 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 20, 22, 25 या 27? इसी प्रकार से पेपर आएगा आपके एग्जाम में भाई, ठीक है, तो तैयार रहिएगा, ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो 11 का आंसर क्या आएगा? 11 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, कुल 27 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, 16%, 25%, 10% की 3 क्रमिक छूटों के एक समतुल्य एकल छूट याद करनी है। तो पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूं। 10 की 1/10 है, 25 की 1/4 है, 16 की 4/25 है। ये मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। पहले दोस्तों 25 रुपए का सामान 4 की छूट पर, 25 रुपए का सामान 4 की छूट पर यानी 21 पर गया ये सामान। उसके बाद 25% यानी 1/4, 4 रुपए का सामान 1 की छूट पर यानी 3 पर गया ये सामान। फिर उसके बाद 10%, 10 का सामान 1 की छूट, 10 का सामान 1 की छूट यानी 9 पर गया ये सामान। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देख लेते कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देख लो कितना आ रहा है, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 63, 63 आ गया। 63 गुणा 9 कर लो, कितना आ रहा है? 9 3 27 की 7 कैरी 2, 9 चंग 54 और 2 56, ये आया। और यहाँ पर देखो 25 चौके 100 और 100 गुणा 10 कितना होगा? 1000 हो जाएगा, ये देखने को मिला। अब डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ रहा है देख लो आप लोग, तो घटा लो कितना आएगा। यहाँ पे देख लो 10 में से 7 घटाओगे 3, 9 में से 6 घटाओगे 3 और 9 में से 5 घटाओगे 4, 433 का डिफरेंस किसके ऊपर? 1000 के ऊपर। और वैल्यू प्रतिशत में आ रही है, और वैल्यू प्रतिशत में आ रही है, यही ऑप्शन दिख रहा है डी वाला। क्योंकि आप दोस्तों 2 जीरो से जैसे 2 जीरो हटाओगे तो 43.3 आ जाएगा, क्योंकि 10 इसको भाग कर देगा। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, डाटा बदलेगा और पैटर्न यही रहेगा, डाटा बदलेगा पैटर्न यही रहेगा, ध्यान रखना। इन्हें स्टार्टिंग में ही कह दिया था, ठीक है। तो पूरा पेपर फंसने वाला है दोस्तों, पूरा वीडियो अटेंड करना है। कार्बन की संयोजकता क्या है? 3, 4, 2 या 6? तो इसमें दोस्तों कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। उड़ाओगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना, गलती मत कर लेना। छोटी सी गलती आप लोग करोगे और बहुत सारे स्टूडेंट ने की भी थी ये गलती, ठीक है। आप लोग गलती मत करना। एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता तो टंकी का 3/4 भाग, कितना? 3/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मान लो ए नाम का एक नल है, ये टंकी को 18 घंटे में भर रहा है। मान लो बी नाम का एक नल है, ये टंकी को 24 घंटे में खाली कर रहा है। तो खाली करने के लिए मैं इसको किससे डिनोट करने वाला हूँ? माइनस से, ठीक है। इनसे कटने वाला नंबर क्या है? 24 दूनी 48, 24 72, तो 72 आपको एलसीएम लेना है। तो इसकी क्षमता पता चल जाएगी, एक की कितनी है? 4 है, और इसकी क्षमता खाली करने की कितनी है? 3 है, वो भी माइनस के। तो दोनों की टोटल मिला के क्षमता 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर तो हाँ, तो टंकी कितने समय, टंकी का 3/4 भाग करना है, तो टंकी का 3/4 भाग, तो टंकी टोटल वर्क है 72, इसका 3/4 कर लेना है, 3/4, ठीक है। काटा पीटी कर लो, 4 की टेबल से काटोगे 18 बार जाएगा, 18 चौके 72 होता है, और 18 या 54, तो कितना समय लगेगा? 54 घंटे लगेंगे, 54 हावर्स। था कि नहीं था? शानदार क्वेश्चन, बताइए। अगला क्वेश्चन, अब ये उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बस पेशेंस बनाए रखना और क्वेश्चन को उड़ाना है।
पेशेंस बनाए रखना, क्वेश्चन को उड़ाना है, पेशेंस बनाए रखना, क्वेश्चन को उड़ाना है। आप इससे भाग नहीं सकते, अगर भागोगे तो एग्जाम में पछताओगे, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 5-6 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपको कितना फर्क पड़ेगा, 5-6 नंबर सीधे उड़ेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो एक हम सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। अब चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते जाओ बनाते जाओ, ठीक है। कितने व्यक्ति 8 है ना, तो 8 लाइनें खींच लेते हैं। ये हमने 4, ये 6, ये 7 और ये 8 खींच ली हमने 8 लाइनें। बनाना स्टार्ट करते, पहले पढ़ लो। देखो सभी का मुंह केंद्र की ओर है, ये बहुत अच्छी बात है। उसने कहा है एच ए के दाईं ओर बैठा है, क्या आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो क्या? देखो जहां से आप कड़ी दोनों, कहां से आपको स्टार्ट करना है। फिर अगली लाइन में एच ई और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि ई और डी के बीच में एच नहीं आना चाहिए। ई और डी के बीच एच नहीं आना चाहिए, ई और डी के बीच एच नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब तभी तो होगा ये निकटतम पड़ोसी, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। फिर कह रहा है जी ई का निकटतम पड़ोसी है, जी ई का निकटतम पड़ोसी है। फिर आगे कह रहा है सी जो है ना वो ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब सी और ई के बीच में कौन आना चाहिए दोस्तों? सी और ई के बीच कौन आना चाहिए? सी और ई के बीच कौन आना चाहिए? सी और रुको, ई और एफ के बीच में आना है, सॉरी, ई और एफ के बीच में कौन आना चाहिए? सी आना चाहिए, तभी तो इनका निकटतम पड़ोसी बनेगा। हाँ ठीक है। अब आपसे पूछा सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन किया है, ठीक है। सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन किया है, ठीक है। यही आपको बनाना है। तो अब स्टार्ट कहां से करोगे? क्वेश्चन ने ये बड़ा सवाल अपने सामने पैदा किया दोस्तों, ये सवाल, ठीक है। कैसे करना है देखो दोस्तों, उसने क्या किया दोस्तों, अगर अपन देखो दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो अपन यहां से स्टार्ट कर सकते क्या? उसने कहा है कि ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? सी। तो एक काम करे क्या, अपन इसको एक काम करें, ई यहां बिठा देते हैं और एफ यहां बिठा के देखते हैं और सी यहां पर निकटतम पड़ोसी कर देते हैं। अब आप कहोगे ऊपर भी ये जोड़ी बन सकती है, हाँ बन सकती है, लेकिन ये हमारी जोड़ी गलत है या नहीं, सही है, जो हम ऊपर वाली लाइनों से पता करेंगे, ठीक है। तो एफ ई और सी से रिलेटेड कोई भी लाइन उठाकर देखो, एक बार मैं इसको ऊपर से रफ कर देता हूँ, यहां से एक बार इसको रफ कर देता हूं, यहां से, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कोई लाइनें उठाकर देखो, कोई लाइनें मिल रही है क्या अपन को यहां से? एफ सी और ई से, ये देखो ये वाली लाइन मिल रही है, ये वाला एफ है ना, इसमें देखो बी के ठीक बाईं कोर बैठा हुआ है दोस्तों, बी के ठीक बाईं कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है। ये लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है अपन को, बी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो दोस्तों? मुझे लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में ना यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इन दोनों की जगह चेंज है दोस्तों। यहाँ एफ आएगा, अब यहाँ बी आएगा, अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वही मेरे को कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो बी के ठीक बाईं ओर किसको बिठाना है? एफ को बिठाना है। बी के ठीक बाईं ओर किसको बिठाना है? एफ को बिठाना है। क्या मैंने वही जगह, अच्छा वैसे वैसे लिख दिया मैंने, वापिस माफी चाहूंगा। यहाँ पर बी आएगा, बी यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ आएगा, ठीक है। हाँ अब सही है। तो जो बी है ना वो एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हो, तो एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। तो बी को आप यहाँ पर बिठा लो, मतलब अभी तक तो अपन सही चल रहे हैं, ठीक है। तो अपनी ये लाइन सही चल रही है। अब अपन कौन सी लाइन और सोल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं? अपन ने ये देख लिया जी का निकटतम पड़ोसी है। अब उसने कहा जी ई का निकटतम पड़ोसी है, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। अब 3 सीटें और बची हुई हैं, तो ऊपर वाली लाइन देखते हैं। एच ए के दाईं ओर बैठा हुआ है, ए के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। ए के दाईं ओर कौन है? एच बैठा हुआ है, ठीक है। ए के दाईं ओर कौन है? एच, ऐसा कुछ कहा उसने, ठीक है। अब आप ये लाइन पढ़ के देख लो, भले उसको छोड़ दो, आप ये लाइन पढ़ो। उसने क्या कहा यहाँ पर देखो, ये जो एच है ना वो ई और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जहां पर ई होगा वहां डी नहीं होना चाहिए। ई और डी का निकटतम पड़ोसी एच, अगर आप डी यहाँ पे बिठा दो तो एच यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो एच की जगह पता चल गई यहाँ पर आएगा, एच यहाँ पर आएगा, एच की जगह यहाँ पे पता चल गई, तो डी की यहाँ पर आएगी। अब बचा कौन? ए बच गया, ए यहाँ पर आ जाएगा। बन चुका है, पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो पूरा सॉल्व हो चुका हमारा क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग डाटा पढ़ते हैं। सी के दाईं ओर कौन बैठा है? अब सी का दायां कहाँ है? सी एरा, और सी का दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर तो ई बैठा हुआ है। यही तो पूछा, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यही तो है भाई, ई आ रहा है। आप लोगों ने भी ये बनाया क्या? यहाँ पे ई ऑप्शन और डालो, ई वाला, ई ऑप्शन और डालो, ई वाला, ठीक है। देखो सभी अपनी अपनी जगह में सेटिस्फाई हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? बताइए दोस्तों। वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा बड़ा, और आभासी सीधा और छोटा। सही आंसर आएगा आभासी सीधा और छोटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बताइएगा, फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी, दीप्ति कुमार, अनुराधा ठाकुर या अमन सहरावत? तो आप कहोगे गुरु कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा?
तो आप कहोगे गुरु महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगुना तथा लाभ का 10 गुना है तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, भले ही डाटा बदल जाए लेकिन पैटर्न यही रहने वाला। 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि इस बार ये रेलवे में ट्रेंड क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मान लो विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगुना हो गया। मान लो विक्रय मूल्य पहले एक था, एक सेलिंग प्राइस था, अब ये कितना हो गया, 2 सेलिंग प्राइस हो गया। कितना हो गया, 2 सेलिंग प्राइस। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, तो मैं अब डायरेक्ट वही लिखूंगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट वही लिखूंगा। तो देखो विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो गया, यानी पहले 1 रहा होगा फिर 2 गुना हुआ, यानी बढ़ा कितना, 1 सेलिंग प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, लाभ भी क्या हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। तो लाभ भी क्या हो रहा है दोस्तों, 10 गुना। पहले 1 था फिर 10 गुना, वो कितना बढ़ा, 9 प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का आप रेशियो निकाल सकते हो, यानी कि विक्रय मूल्य और यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आप इसके सामने इसकी वैल्यू करके निकाल सकते हो, यानी कि प्रॉफिट के सामने आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ये आपने 1 लिख दिया, और सेलिंग प्राइस के सामने 9 लिखोगे, 9 लिख दिया। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हो, इसको घटा के, इसमें से घटाओगे तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 घटा दोगे इसमें तो कितना आंसर आएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉमन सेंस की बात है, क्रय मूल्य कितना आएगा, 8 रुपये। आप देखो यहाँ पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर, 8 के ऊपर, और हमें प्रतिशत में पूछा है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है कि आपको बताइए। 1/8 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही होगी, 12.5% होती है। कितनी होती है, 12.5%, ठीक है। तो आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर ए। ये बताइएगा, पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है, केवल दाब, केवल आयरन आयतन, या तापमान और दाब दोनों। सही आंसर आएगा तापमान और दाब दोनों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, 20 से डी प्लस 2, तो 20 और 2 22, 22 पे क्या आता है, वी आता है। एक ऑप्शन तो गया दोस्तों, ठीक है, एक ऑप्शन तो गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं। कितने, 3 ऑप्शन। एफ 6 पे आता है, डी 4 पर -2 हुआ है, वाई आता है किस पे, 25 पर, -2 करो 23, और 23 पे आना चाहिए, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए। लास्ट पीछे से दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए। डब्ल्यू इसी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। नहीं, डब्ल्यू इस वाले ऑप्शन में भी तो है, डब्ल्यू इस वाले ऑप्शन में भी तो है, यहाँ पर भी तो है। चलो डब्ल्यू से बात नहीं बनी, ये तो गया ऑप्शन, ठीक है। डब्ल्यू से बात नहीं, मतलब दूसरे नंबर पर डब्ल्यू आएगा। और एच 8 पे, एच, ये रुक जा, एक काम करते हैं, और डी 4 पे आता है, डी का जस्ट अपोजिट दे रखा है, दूसरे नंबर पे जस्ट अपोजिट है, और तो वी का अपोजिट दूसरे नंबर पे यू आएगा, वी का एम्प्टी आएगा, एम्प्टी वैकेंट। तो ये रहा ऑप्शन दूसरे नंबर पे, मतलब अपोजिट भी दे रखा है और +2 का कंसेप्ट भी लगा रखा था। शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएंगे, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस लेके देखें क्या। तो देखो 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, यानी -21 का डिफरेंस आया। यहाँ पर देख लो 4 आएगा, यहाँ पे से 2 में से घटाओ 1 आएगा, -14 का डिफरेंस आ रहा है। 7 दूनी देखो 21, 7 की टेबल लग रही है मुझे, 7 से 21, 7 दूनी 14, -7 करना है, तो -7 कर लोगे, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। शानदार क्वेश्चन है। आर्टिकल 72 क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 75 आपको टिक करना है। सिर्फ 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद, ठीक है। 61 में क्या है दोस्तों, बताइए। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ध्यान रखना। दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। शानदार सा लॉजिक लग रहा है, गुणा लग रहा है मेरे को, तो यहाँ पे गुणा लग रहा है दोस्तों। क्या आंसर आ रहा है, लॉजिक लेके देखो क्या आ रहा है, गुणा बन रहा है कि क्या केस बन रहा है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पर देखो 28 + 28 हो रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस लेके देखो, 8 में 2 घटाओगे 6 आ रहा है, और 28 में से 3 घटाओगे 25 आ रहा है, 256 देखने को मिल रहा है। ये इसका कितना, 7 गुना दिख रहा है, और ये भी इसका 7 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 7 गुना कर लें क्या। 7×42 की 2 कैरी 4, और 25 × 7 175, और 4 189। अब इसमें अपन प्लस करके देखें क्या इसका प्लस होगा। 1792 में एक बार प्लस करके देखते कितना बन रहा है। 1792 में अपन 288 प्लस करके देखें, 288, 8 और 10 का 0 कैरी 1, 9 17 18 की 8 कैरी 1, 7 और 2 9, और 1 1980 है क्या इसके ऑप्शन है। 1980 नहीं बन रहा है, 9 और 1 यहाँ तो नहीं बन रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं अपन। क्या इसका 7 गुना ही है, नहीं ये इसका 7 गुना नहीं है भाई, 7 गुना नहीं है। कितने गुना हो सकता है, 8, 7 गुना लग रहा है क्या। 20 7 140, और 7 और 4 7 8 56 40, और 140 190, नहीं इसके 7 गुना नहीं लग रहा है, ये कुछ और है इसमें। मुझे लग रहा है दोस्तों इसमें कुछ अलग ही लॉजिक लग रहा है, इसमें लग रहा है मुझे अलग लॉजिक काम कर रहा है, लग रहा है ये वाला लॉजिक लग रहा है, पावर वाला तो नहीं लग रहा है। देखो ये 1 की पावर 1 लग रही है, ये 1 की पावर 1 है, ठीक है। मुझे लग रहा है पावर वाला लॉजिक है, इसमें पावर वाला लॉजिक ही लगा है, ठीक है। 1 की पावर ये, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, और 1 प्लस 5, यही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। 32 को कैसे लिखोगे, 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 4 यहाँ पर लिखोगे, और 3 की पावर 3 लिख लोगे।
अब देखो 3 की पावर 3 कितना हो 27 होता है, और 2 की पावर, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 27 और 4 31, 31 में एक जोड़ोगे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक लग रहा है, पता चल चुका लॉजिक क्या लग रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, तो 1 की पावर 1 वापस से, 2 की पावर 2 वापस से, 3 की पावर 3 वापस से, और 4 की पावर 4 वापस से आपको लगाना है। 4 और 4 की पावर 4, हाँ 4 की पावर 4 कितना होता है 256, कितना होता है 256, 256 में 27 प्लस कर लो, 27 प्लस करो वो कितना आएगा 7 और 5 12 13 की 3 कैरी 1 5 2 7 8 और 2 283, 283 में 4 और प्लस करो 288 और प्लस 1 कर लो, यानी कि 288 पूरा आ चुका है। अब अगला जो लगेगा ना वो ऐसा लगेगा, देखो मैं अगले पेज पर बताता हूँ। 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5, ये लॉजिक लग रहा है दोस्तों। नहीं 4 की पावर 4 तक ही है ना, यही लॉजिक लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको लगाना दोस्तों। ठीक है, तो 5 की पावर 5 क्या होता है दोस्तों 31 25 होता है। 5 की पावर 5 क्या होता है 31 25, 31 25 में 64 आपको प्लस करना है, 3 की पावर 27 प्लस करना है, 2 की पावर 4 प्लस 1 करना है। ठीक है, तो इनको प्लस कर लो, 7 और 4 11 11, एक काम करो ना इसको प्लस कर लो, 7 और 4 11 की कैरी 1 6 2 8 9 और 91 4 95 95 और 1 96, टोटल कितना गया 96 ऐड करना है। कितना ऐड करना है इसमें, इन सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है 96 आ रहा है। कितना आ रहा है 96 ऐड कर लिया, तो 96 ऐड कर लो। 6 और 5 11 की एक कैरी 1, 9 और 3 12 की 2 कैरी 1, 1 और 1 2 3 3 का 3, ये रहा है 6 5 11 की कैरी 1, 9 2 11 12 की 2 कैरी 1, 1 और 1 2 3 32 और 31 आंसर के समथिंग आ रहा है क्या, मिस्टेक हो क्या। अच्छा हाँ 4 की पावर 4 256 होगा, 4 की पावर 4 256 होगा, तो पहले 256 ऐड करना है। 4 की पावर 4 256 इसमें ऐड करना है आपको, 256 यहाँ पर ऐड करना है, और आपको 3 की पावर 3 27 ऐड करनी है, और आपको 5 और ऐड करना है। अब ये प्लस करना है आपको। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, 5 और 5 10 17 17 और 6 23 की 3 कैरी 2 2 का 2 2 4 2 6 और 5 11 की एक कैरी 1 2 2 4 5 6 2 2 4 5 और 1 6 36 13 आंसर आ रहा है। दो और नहीं 2 2 3 4 यहाँ पे 4 आएगा, 34 13 आंसर आ रहा है। यहाँ पे कितना 4 34 13 आंसर आ रहा है दोस्तों। 34 13 चेक करते हैं, 34 13 है क्या, 34 13 यार इसमें भी नहीं आ रहा है। अब क्या दिक्कत हुई, लॉजिक तो यही लग रहा है यार दोस्तों, आंसर 34 13 ही आएगा। इसमें भी मुझे लग रहा है ऑप्शन में एक मिस्टेक और है, ये वाला ऑप्शन यहाँ लिख लो भले ही, 34 13 आएगा। आप लोगों ने भी देखा लॉजिक बिल्कुल बराबर लगा हुआ है, 34 13 आंसर आएगा। ये वाले ऑप्शन आपको टिक कर लेना अगर हुआ तो। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था भाई। ये बताइए गोलाकार लेंस का द्वारक मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, शानदार क्वेश्चन है, बताइए बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस की वक्रता पर ये क्या करता है निर्भर करता है। ये बताइएगा क्वेश्चन, भोजन के अवशोषण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्वांगीकरण प्रक्रिया होती है, भोजन का जब अवशोषण हो जाता है उसके बाद स्वांगीक्रिय प्रक्रिया होती है, स्वांगीकरण। हाल में ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 11 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, आप सभी को पता ही होगा 1814 में 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, खातौली का युद्ध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1518 में होता। राणा सांगा, एक तरफ राणा सांगा थे और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी जो दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश का शासक था, तो 1518 टिक कर देना है। ठीक है, चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है, बताइए कौन सा मच्छर होता है भाई, सभी विद्यार्थी बताएंगे। आंसर आएगा एडिस मच्छर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की पहली एआई मंत्री डायलॉग को किस देश ने लॉन्च किया है, शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। सही आंसर आएगा अल्बानिया। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन शानदार है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भिन्न है दोस्तों। ठीक है, ये क्या दे रखी है, भिन्न दे रखी है 13/16 और यहाँ पर क्या है 7/12। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की निया टेक्निक क्या है, जीरो लगा लेना है, अपनी तरफ से एक जीरो लगा लेना है। ठीक है, जीरो लगा लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट में आएगा 8 पंचे 40, 0.5 आएगा, नहीं 8 छंग 48, 8 छंग 48 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो 14 दूनी 28, 0.2 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 16 कितना आएगा 16 पंचे 80, 16 छंग 112, 16 सत्ते 128, 0.7 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे 12 पंचे 60, 0.5 यहाँ पर आएगा। तो आपको पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी 3.14 वाली है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कर सकते हो आप, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसको असूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा, 46 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी करती है दोस्तों, बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है, रेशे, वसा, स्टार्च या प्रोटीन। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। अगला क्वेश्चन,
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, बताएंगे आप लोग? सेना, खेल, साहित्य या मनोरंजन? सही आंसर आएगा खेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए मुख्य रूप से किसको समर्पित है? दोस्तों साहित्य अकादमी साहित्य के थ्रू ही दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सा आम सब सरल स्थायी उत्तक है? देखो इसमें सरल स्थायी उत्तक पूछा है दोस्तों, तो एपिडर्मी और फ्लोएम नहीं है दोस्तों, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी हो, क्योंकि पेरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये तीनों क्या होते हैं? तो सरल स्थायी उत्तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों ही ऑप्शन टिक करने हैं दोस्तों, सी और डी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्तक में सबसे बड़ा अंतरकोशिकीय स्थान होता है? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। जाइलम, एपिडर्मी, पेरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा? सही जवाब आएगा पेरेन्काइमा दोस्तों। क्या आएगा? पेरेन्काइमा होता है दोस्तों, ठीक है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है और शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरण को प्लस माइनस को आपस में बदलना है, गुणा भाग को आपस में बदलना है, फिर आपको सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा। तो जहां पर भी प्लस माइनस दिख रहा है उसको बदल दो, गुणा दिख रहा है भाग में बदल दो, भाग दिख रहा है गुणा में बदल दो, माइनस दिख रहा है प्लस में बदल दो, और प्लस दिख रहा है माइनस में बदल दो। बस इतना सा काम करना है। तो आपको देखने को मिल ही रहा है, ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू 120 हो जाएगी। 120 और 30 150 हो जाएंगे। 150 में से 5 हटाओगे 145 आएगा, ओरली आंसर निकल गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आंसर आ चुका बी ऑप्शन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम यूट्यूब प्रोवाइड करता रहे। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो वहां पर, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैंने 7 बजे एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है, मात्र 6-7 दिन बचे हो भाई, वर्दी लेना तो वो क्लास डेली अटेंड करो 7 बजे वाली, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस क्लास में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।